The Phantom's Tale, presented. मेरा नाम विक्रम है और मैं पिछले 3 सालों से हाईवे के किनारे एक छोटा सा रेस्टोरेंट चला रहा हूँ। इसका नाम मंकी वैली रेस्टोरेंट है, जो पास के पहाड़ों के नाम पर रखा गया है। ये जगह बहुत बड़ी या ख़ास नहीं है, बस एक पुरानी सी बिल्डिंग है। बाहर एक नीली रोशनी वाला बोर्ड है जिसे मैं कब से ठीक करवाना चाहता था, लेकिन अब तक नहीं कर पाया। अंदर लाल रंग की कुर्सियां और क्रोम की सजावट है। मेरे पापा कहा करते थे कि इस जगह में एक अलग बात है। ये रेस्टोरेंट पहले मेरे पापा का था, लेकिन मेरे कॉलेज के आखिरी साल में उनकी अचानक हार्ट अटैक से मौत हो गई। एक पल वो ठीक थे और अगले ही पल सब बदल गया। शायद यही जिंदगी है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं ये रेस्टोरेंट चलाऊंगा। मेरे अपने कुछ छोटे छोटे सपने थे। शहर जाकर एक अच्छी नौकरी करना, थोड़ा घूमना फिरना, बस इतना ही। लेकिन जब पापा की मौत हुई तो सब कुछ संभालने के लिए मुझे वापस आना पड़ा। फिर एक के बाद एक चीज़ें होती चली गईं। जब तक मुझे होश आया, मैं काउंटर साफ कर रहा था। रोज़ सुबह 6 बजे रेस्टोरेंट खोल रहा था और रात 10 बजे बंद कर रहा था। यह रेस्टोरेंट ही पापा की आखिरी याद थी। उन्होंने यही मेरे लिए छोड़ा था। इसे छोड़ना मुझे ऐसा लगा जैसे उन्हें फिर से खो देना। इसीलिए मैं यहीं रह गया। यह जगह बहुत ज़्यादा व्यस्त नहीं रहती। ज़्यादातर समय मैं अकेला ही होता हूँ। एक कोने में पुराना जुक बॉक्स म्यूज़िक सिस्टम चलता रहता है और कभी कभी कोई ट्रक वाला या रास्ता भटका मुसाफिर आ जाता है। यहाँ रोज़ आने वाले ग्राहक बहुत कम हैं, लेकिन इतने लोग आ ही जाते हैं कि रेस्टोरेंट की लाइटें जलती रहती हैं। कॉफ़ी अच्छी मिलती है, खाना उम्मीद से बेहतर होता है और पाई, जो मेरे पापा की रेसिपी है, लगभग परफेक्ट होती है। लोग कहते हैं कि यहाँ आना सफ़र के लायक है, लेकिन ज़्यादातर लोग दोबारा नहीं आते। मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं रेस्टोरेंट के ऊपर वाले छोटे अपार्टमेंट में रहता हूँ। वो छोटा है लेकिन आरामदायक है। एक कमरा, एक छोटा सा किचन और एक बिस्तर जो बीच से थोड़ा दब गया है। ज़्यादातर रातों में मैं रेस्टोरेंट बंद करता हूँ, ऊपर जाता हूँ, अपने लिए एक सैंडविच बनाता हूँ और पुरानी फिल्में देखते हुए सो जाता हूँ। ये ज़िंदगी बहुत शांत है, सीधी सादी, थोड़ी अकेली भी शायद, लेकिन मुझे यही ठीक लगती है। लेकिन इस रेस्टोरेंट से जुड़ा एक राज है, और अगर ये राज सबको पता चल गया तो सब कुछ बर्बाद हो सकता है। मुझे नहीं पता ये कैसे शुरू हुआ या सबसे पहले किसे इसका पता चला, लेकिन ये सच है। मैंने खुद इसे कई बार होते देखा है, इसलिए अब इस पर शक करना मुश्किल है। अगर आप यहाँ आकर एक सिंपल ब्लैक कॉफ़ी मंगवाते हैं, बिना चीनी, बिना दूध, और तय नियमों का ठीक से पालन करते हैं, तो आप किसी ऐसे इंसान से बात कर सकते हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है। कोई ऐसा जिसे आपने खो दिया है। वो आपके सामने वाली सीट पर बैठते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे आप उन्हें याद करते हैं, और आप तब तक उनसे बात कर सकते हैं जब तक आपकी कॉफ़ी ठंडी ना हो जाए। नियम आसान है लेकिन सख्त है। पहला, आपको कॉफ़ी उसके ठंडी होने से पहले पीनी ही होगी। कोई बहाना नहीं चलता। अगर आपने नहीं पिया तो वो चले जाते हैं और फिर वापस नहीं आते। दूसरा, आप उन्हें छू नहीं सकते। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन ये भी उस अजीब नियम का हिस्सा है। और तीसरा नियम, आप ये सिर्फ एक बार ही कर सकते हैं। एक कॉफ़ी, एक बार की बातचीत, न दोबारा मौका मिलेगा, न दोबारा कोई बात। ये नियम मैंने नहीं बनाए। मुझे ये भी नहीं पता कि ये काम कैसे करते हैं,
बस इतना जानता हूँ कि ये सच में होते हैं। मेरे पापा ने मरने से पहले मुझे इसके बारे में बताया था। उन्होंने कहा था कि जब से उन्हें याद है तब से ये राज इस ढाबे से जुड़ा हुआ है, लेकिन उन्होंने कभी इसका इस्तेमाल नहीं किया और मैंने भी नहीं। एक शांत दोपहर मंगलवार की बात है, जब एक नया आदमी अंदर आया। मैं काउंटर के पीछे था, उसी जगह को साफ कर रहा था जिसे मैं पहले ही 3 बार पहुंच चुका था। तभी दरवाजे की घंटी बजी और वो अंदर आया। वो आदमी लंबा और दुबला था। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे और उसमें एक बेचैन सी घबराहट थी, जैसे कई दिनों से ठीक से सोया ही ना हो। वो आदमी दरवाजे के पास कुछ देर खड़ा रहा। उसने खाली टेबलों और रेस्टोरेंट के चारों ओर देखा, फिर धीरे धीरे काउंटर की तरफ आया। कॉफ़ी, उसने एक स्टूल पर बैठते हुए कहा। ब्लैक। मैंने बस सिर हिलाया, एक कप उठाया और कॉफ़ी मशीन से कॉफ़ी डाल दी। जैसे ही मैंने कप उसके सामने रखा, उसने मेरी तरफ देखा। उसकी नज़र बहुत तेज़ और गहरी थी, जैसे वो मुझे अंदर तक पढ़ने की कोशिश कर रहा हो। यही वो जगह है ना? उसने पूछा। मैं एक पल को चौंक गया, फिर खुद को संभाला और हाथ तौलिए से पोंछते हुए बोला, कौन सी जगह? तुम जानते हो, उसने कहा। वो जगह है जहां आप किसी ऐसे इंसान से बात कर सकते हो जो अब इस दुनिया में नहीं है। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। ज़्यादातर लोग इस बारे में कुछ नहीं जानते। वो बस यूं ही आ जाते हैं या किसी से सुनी सुनाई बातों पर आ जाते हैं। लेकिन वो आदमी, उसे पता था। वो सिर्फ अंदाज़ा नहीं लगा रहा था, उसे यकीन था। क्या ये सच है? उसने पूछा। मैंने खाली ढाबे की तरफ देखा और कहा, अगर तुम पूछ रहे हो तो शायद तुम पहले से जवाब जानते हो। उसके कंधे नीचे झुक गए, जैसे वो बहुत देर से सांस रोके बैठा था और अब जाकर उसे छोड़ पाया हो। ये कैसे काम करता है? मैं काउंटर पर थोड़ा झुका, हाथों को सीने पर क्रॉस करके कहा, तुम कॉफ़ी ऑर्डर करते हो, उसे पीते हो, फिर वो आ जाते हैं। बस इतना ही आसान है। उसने कॉफ़ी मग की तरफ देखा। उसके हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। और वो सच में दिखते हैं, असली जैसे? हाँ, मैंने कहा। काफ़ी हद तक असली लगते हैं। और मैं उनसे कुछ भी पूछ सकता हूँ, किसी भी बात पर बात कर सकता हूँ। मैंने सिर हिलाया, जब तक कॉफ़ी ठंडी ना हो जाए। मैंने देखा कि उसने मग उठाया, लेकिन उसके हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। एक पल के लिए कुछ भी नहीं हुआ। फिर धीरे धीरे ढाबे की हवा में कुछ बदलने लगा। ये कोई ऐसा बदलाव नहीं था जो आप देख या सुन सकें, बस एक अजीब सा एहसास, जैसे कमरे ने अचानक सांस रोक ली हो। और फिर वो वहां थी। वो आदमी के सामने वाली सीट पर बैठी थी। ऐसे लग रहा था जैसे वो बस दरवाजे से चलकर अंदर आई हो। बिल्कुल असली, बिल्कुल सामने। वो जवान थी, शायद 25 साल की होगी। उसके लंबे सुनहरे बाल थे और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान जो उसकी आंखों तक नहीं पहुंच रही थी। वो आदमी उसे घूर रहा था। उसका मुंह खुलता और बंद होता जा रहा था, जैसे कुछ कहना चाहता हो लेकिन शब्द नहीं मिल रहे थे। हाय समीर, उसने कहा। उसकी आवाज़ बहुत हल्की और सुकून देने वाली थी। माया, उसने बहुत धीरे से कहा। उसकी आवाज़ कांप रही थी। क्या सच में तुम हो? मैंने खुद को काम में लगाकर व्यस्त कर लिया। काउंटर पहुंचने लगा, नैपकिन वाले डिब्बे भरने लगा।
जब वो दोनों धीमी आवाज़ में बात कर रहे थे तो मैं अपने हाथों को किसी न किसी काम में लगाए रहा। जब तक कॉफ़ी ख़त्म होने वाली थी मैं समझ गया था कि उसका वक्त पूरा हो रहा है। समीर की आवाज़ अब थकी और बेबस लग रही थी, जैसे वो अपनी पूरी ज़िंदगी की बातें इन आखिरी कुछ मिनटों में कह देना चाहता हो। मुझे ये देखने की ज़रूरत नहीं थी कि वह लड़की धुंधली हो रही है। मैं महसूस कर सकता था। हमेशा ऐसा ही होता है, जैसे ही कॉफ़ी ठंडी होती है वो लोग चले जाते हैं, पीछे सिर्फ एक खाली मग रह जाता है और ढेर सारे सवाल। जब वो चली गई समीर कुछ देर वहीं बैठा रहा, बस उस खाली सीट को देखता रहा जहां कुछ पल पहले उसकी सबसे बड़ी याद बैठी थी। आखिरकार वो मेरी तरफ मुड़ा। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा पीला पड़ा था। धन्यवाद, उसने धीमे से कहा। मैंने बस सिर हिलाया और कहा वेलकम। जब वो जाने लगा तो कुछ पल ठिठका, मेरी ओर देखा जैसे कुछ कहना चाहता हो, लेकिन खुद ही उलझन में था कि बोले या नहीं। उसने मुझसे कुछ पूछा नहीं और मैंने भी कुछ कहा नहीं। खाली मग अभी भी वहीं रखा था। उसके नीचे कॉफ़ी का हल्का सा दाग बना रह गया था। मैंने मग उठाया, उसे धोया और फिर शेल्फ पर रख दिया। दोपहर हो चुकी थी जब दरवाजे की घंटी फिर से बजी। एक लड़की अंदर आई। उसके कंधे पर एक बैग टंगा था और बाल पीछे एक उलझी सी पोनीटेल में बंधे थे। वो करीब 19-20 साल की होगी। उसने धीमे से आसपास देखा, सब खाली था। फिर उसकी नज़र मुझ पर रुकी जो काउंटर के पीछे खड़ा था। हाय, उसने कहा। उसकी आवाज़ में हल्की झिझक थी। क्या आप विक्रम हैं? हाँ, मैं ही विक्रम हूँ, मैंने जवाब दिया। क्या मैं आपके लिए कुछ ला सकता हूँ? वो कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से अपने होंठ काटे, जैसे कुछ सोच रही हो या कोई हिम्मत जुटा रही हो। मैंने सुना है कि यहाँ तुम कुछ कर सकते हो, कुछ खास। मैंने अपने हाथों को सीने पर क्रॉस किया और काउंटर पर झुककर उसे देखा। ये इस पर निर्भर करता है कि तुम्हारा खास से क्या मतलब है, मैंने कहा। उसके गाल थोड़े लाल हो गए और उसने नज़रें दूसरी ओर मोड़ लीं। मैं अपनी दादी से बात करना चाहती हूँ, बस थोड़ी देर के लिए। क्या ये ठीक है? मैंने कुछ पल उसे देखा, फिर धीरे से सिर हिलाया। हाँ, ये ठीक है, लेकिन तुम्हें नियम पता है? उसने सिर हिलाया। कॉफ़ी ठंडी होने से पहले उसे पी लेना, उन्हें छूना नहीं है, और तुम्हें सिर्फ एक ही मौका मिलेगा, समझ गई? उसने जल्दी से सिर हिलाया। वो अपने बैग के स्ट्रैप से खेल रही थी, जैसे थोड़ी घबराई हुई हो। समझ गई। मैंने एक मग में कॉफ़ी डाली और काउंटर पर रख दी। उसने मग को धीरे से उठाया जैसे कोई कीमती चीज़ हो, और उसे लेकर खिड़की के पास वाले एक बूथ में जा बैठी। वो कुछ देर वैसे ही बैठी रही, मग को देखती रही, जैसे तय नहीं कर पा रही हो कि पहला घूंट ले या नहीं। फिर उसने धीरे धीरे कप को अपने होंठों तक उठाया और पी लिया। रेस्टोरेंट में एक गहरी शांति छा गई। वो शांति जो अजीब नहीं थी, बल्कि उम्मीद से भरी हुई लग रही थी। मैं काउंटर के पीछे खड़ा रहा और उसे इंतज़ार करने दिया। ज़्यादा देर नहीं लगी। उसके सामने एक बुज़ुर्ग महिला आ गई। उसके सफ़ेद बाल और झुर्रियों भरा चेहरा था। वह बहुत प्यारी लग रही थी। उसकी मुस्कान वैसी ही थी जैसी आप किसी दादी की कल्पना करते हैं। मैंने जानबूझकर तो नहीं सुना,
लेकिन उसकी आवाज़ खाली रेस्टोरेंट में साफ सुनाई दे रही थी। दादी, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं। लड़की ने घबराई आवाज़ में कहा, मुझे 2 कॉलेजों में एडमिशन मिला है, एक यहीं पास है, दूसरा दिल्ली में। मैं तय नहीं कर पा रही कि कौन सा चुनूं। बुजुर्ग महिला ने हाथ बढ़ाया, मानो उसका हाथ थामना चाहती हो, लेकिन रुक गई। उसकी उंगलियां टेबल पर हवा में ठहर गईं। फिर बोली, बेटा, दिल की सुनो, जो ठीक लगे वही करो, पर डर कर मौका मत गंवाओ। कभी कभी सबसे बढ़िया चीज़ें तब मिलती हैं जब हम अपने आरामदायक दायरे से बाहर निकलते हैं। उन्होंने कुछ देर और बात की। उनकी बातें बहुत नरम और प्यार से भरी हुई थीं, ऐसा प्यार जो दिल को छू जाए। जब कॉफ़ी लगभग ख़त्म होने लगी तो लड़की की आवाज़ जल्दी जल्दी बोलने लगी, जैसे वो उस पल को थामे रखना चाहती हो। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है, उसने कहा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मुझे पता है बेटी, बुजुर्ग महिला ने जवाब दिया, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, तुम ठीक रहोगी। फिर वह चली गई। लड़की थोड़ी देर चुपचाप बैठी रही। फिर उसने अपनी आंखें पोंछी और काउंटर की तरफ वापस आई। उसने खाली कप नीचे रखा और मेरी तरफ मुस्कुरा दी। उसका चेहरा अभी भी भीगा हुआ था, लेकिन उसमें शुक्रिया झलक रहा था। धन्यवाद, उसने कहा। मेरे लिए ये बहुत ख़ास था। मैंने बस सिर हिलाया। कुछ कहने लायक शब्द नहीं मिले। स्कूल के लिए बेस्ट ऑफ लक, मैंने कहा। वह फिर मुस्कुराई और बाहर चली गई। उसके जाते ही दरवाजे की घंटी हल्के से बजी। करीब 1 घंटे बाद अगला ग्राहक आया। वो थोड़ा उम्रदराज था, शायद 40 के आखिर या 50 के आसपास। उसके चेहरे से लग रहा था कि उसने जिंदगी में काफ़ी मुश्किलें देखी हैं। वो हल्का लंगड़ा रहा था और उसमें एक ऐसा आत्मविश्वास था जिससे लगा कि वो किसी बात के लिए ना नहीं सुनता। वो इधर उधर नहीं देख रहा था, ना ही झिझका। बस सीधा काउंटर पर आया और बैठ गया। कॉफ़ी, उसने कहा। ब्लैक। मैंने उसके लिए ब्लैक कॉफ़ी बनाई और उसकी तरफ सरका दी। उसने कप उठाया, कुछ पल उसे देखा, फिर मेरी तरफ देखा। तुम वही काम करते हो ना यहाँ? उसने पूछा। वो बातचीत वाला? मैंने सिर हिलाया। हाँ। क्या तुम्हें नियम पता है? मुझे नियम पता है, उसने सख्त आवाज में कहा। उसने चारों तरफ नजर डाली, फिर मेरी ओर थोड़ा झुककर बोला, मैं किसी से बात करना चाहता हूं। किससे? मैंने पूछा। एक अकाउंटेंट से, उसने गुस्से में कहा। उस धोखेबाज ने मुझसे सब कुछ छीन लिया। मैं थोड़ी देर रुका। ज्यादातर लोग यहां किसी से फिर से जुड़ने या वो बातें कहने आते हैं जो वो कभी कह नहीं पाए, लेकिन ये आदमी अलग लग रहा था। फिर भी मेरा काम किसी को जज करना नहीं था। ठीक है, मैंने कहा, बस ये याद रखना, किसी को छूना नहीं और कॉफ़ी ठंडी होने से पहले पी लेना। उसने कुछ नहीं कहा, बस एक लंबा घूंट लिया और मग नीचे रख दिया। एक पल बाद कोने वाला बूथ अब खाली नहीं था। वहाँ एक आदमी बैठा था, सस्ता सूट पहने हुए और नाक के ऊपर पतला चश्मा लगाए। वो पहले थोड़ा चौंका और इधर उधर देखने लगा, जैसे उसे समझ ही ना आ रहा हो कि वो कहाँ है। फिर उसकी नज़र उस आदमी पर पड़ी जो पहले से वहाँ बैठा था और उसका चेहरा गंभीर हो गया। गैरी, अकाउंटेंट ने कहा। तुम? गैरी ने गुस्से में कहा। उसके हाथ काउंटर के किनारे को कसकर पकड़े हुए थे। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मेरा सब कुछ लूट लिया।
मैंने सिर्फ अपना काम किया। अकाउंटेंट ने ठंडी आवाज में कहा, तुमने ही ठीक से पढ़कर साइन नहीं किया था। ऐसी बातें मत सुनाओ मुझे, गैरी ने झल्लाते हुए कहा। मैंने तुम पर भरोसा किया था। मैंने लॉटरी जीती थी और तुमने मुझे बिल्कुल बर्बाद कर दिया। अब उनकी आवाज़ें और गुस्से में होती जा रही थीं। मैंने दिखाने को ऐसा किया जैसे मैं नैपकिन डिस्पेंसर ठीक कर रहा हूँ, ताकि दूरी बनी रहे लेकिन कान अपनी जगह टिके रहे। तुम रोक सकते थे ये सब, गैरी चिल्लाया। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। तुम कुछ तो मेरे लिए छोड़ सकते थे, कुछ भी। अकाउंटेंट ने कंधे उचका दिए जैसे उसे फर्क ही ना पड़ता हो। असल में बात यह है गैरी, मुझे तुम पसंद नहीं हो। गैरी के हाथ कांपने लगे और मुझे एक पल को लगा जैसे वो मेज पर झपट पड़ेगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने अपना मग उठाया और जमीन पर फेंक दिया। मग जमीन से टकराते ही टूट गया और उसकी आवाज पूरे खाने की जगह में गूंज गई। गरम काली कॉफी फर्श पर फैल गई। अकाउंटेंट अचानक ऐसे गायब हो गया जैसे कोई बटन दबा दिया गया हो। अभी वो वहां था और फिर एकदम से नहीं था। गैरी कुछ पल वहीं खड़ा रहा, तेज तेज सांस लेता हुआ, और उसकी मुट्ठियां टाइट बंद थीं। फिर वो मुड़ा और बिना कुछ बोले वहां से चला गया। जाते जाते दरवाज़ा जोर से बंद हुआ। मैंने गहरी सांस ली और झाड़ू और डस्ट पैन उठाया। जैसे ही मैंने गंदगी साफ करनी शुरू की, मैं उस बारे में सोचता रहा जो अभी अभी हुआ था। मैंने हमेशा सोचा था कि कॉफ़ी ख़त्म होने का मतलब होता है वह ठंडी हो जाए, लेकिन अब समझ आया कि एक और तरीका भी है, कप को तोड़ देना। कप टूटा और सब कुछ वहीं ख़त्म हो गया। मैंने ये बात ध्यान में रख ली और अपने काम में लग गया। उस रात बारिश लगातार जारी रही, जो रेस्टोरेंट की खिड़कियों से टकरा रही थी। बाहर लगे नियोनन लाइट से हल्की सी रोशनी आ रही थी, जो भीगे फुटपाथ पर लाल और नीले रंग की चमक फैला रही थी। मैंने फर्श को साफ करके अभी अभी काम ख़त्म ही किया था कि दरवाजे के ऊपर लगी घंटी फिर से बज उठी। एक आदमी अंदर आया। उसने अपने कोट से बारिश का पानी झाड़ा और चटाई पर जूते पटके। वह चौड़े कंधों वाला था। उसके चेहरे के नक्श तीखे थे और उसमें एक तरह का रौब था, लेकिन उसकी आंखें कुछ और ही कह रही थीं। वे बहुत थकी हुई लग रही थीं, जैसे सिर्फ नींद की कमी नहीं, कोई और गहरी बात हो। क्या तुम विक्रम हो? उसने पूछा। हाँ, मैं ही हूँ, मैंने काउंटर पर झुकते हुए कहा। क्या मदद कर सकता हूँ आपकी? उसने चारों तरफ खाली रेस्तरां को देखा, जैसे यह पक्का करना चाहता हो कि वहाँ कोई और तो नहीं है। फिर वह मेरे पास आया और एक बैज दिखाया, बस कुछ सेकंड के लिए, ताकि मैं उसे देख सकूं। फिर उसने उसे रख लिया। मैं इंस्पेक्टर रणदीप वर्मा, उसने कहा। मैंने इस जगह के बारे में कुछ बातें सुनी हैं। मैंने एक गहरी सांस ली। मुझे पहले से ही अंदाज़ा था कि वह क्या कहने वाला है। किस तरह की बातें? मैंने पूछा। वो थोड़ा बेचैन हो गया। उसका जबड़ा कसा हुआ था। कि आपके पास कोई ख़ास सेवा है, कुछ ऐसा जो कॉफ़ी और मरे हुए लोगों से जुड़ा है। मैंने कुछ पल उसे देखा। वो ऐसा नहीं लग रहा था जैसे अफवाहों पर यकीन करने वाला हो, और उन पर कुछ करने वाला तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन फिर भी वो वहाँ था, एक बारिश भरी रात में, मेरे रेस्टोरेंट में खड़ा हुआ, और उसके चेहरे पर साफ हताशा झलक रही थी। तुम नियम जानते हो? मैंने पूछा। मैंने सुने हैं, उसने कहा। कॉफ़ी ठंडी होने से पहले पीनी होती है, उसे छूना नहीं है, और मौका सिर्फ एक ही बार मिलता है। तो तुम्हें पता है ये कैसे काम करता है?
मैंने कहा। तुम किससे बात करना चाहते हो? वो थोड़ा रुका, फिर अपने हाथ काउंटर पर रखकर कहा, विनय कांबली नाम के आदमी से। यह बात सुनते ही मेरी पीठ में सिहरन दौड़ गई। मैंने भी विनय कांबली का नाम सुना था। वह एक बदनाम सीरियल किलर था जिसने कई साल पहले इस इलाके में डर फैला दिया था। अब उसकी मौत हो चुकी थी। जेल में हुए एक दंगे में वह मारा गया, लेकिन उसके किए गए अपराधों की छाप आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। क्यों? मैंने धीरे से पूछा। मेरी आवाज में डर साफ झलक रहा था। इंस्पेक्टर रणदीप ने अपने गीले बालों में हाथ फिराया। उसकी नज़र पहले खिड़की की ओर गई और फिर सीधे मेरी आंखों में देखा और कहा, एक और हत्यारा सामने आया है। कोई ऐसा जो शायद कांबली से भी ज़्यादा खतरनाक है। हमें कल एक लाश मिली है। मैं उसका हाल बयान नहीं कर सकता, लेकिन उसमें कुछ बातें थीं जो हूबहू कांबली के तरीके जैसी थीं। मुसीबत यह है कि कांबली अब इस दुनिया में नहीं है। अगर कोई उसकी नकल कर रहा है तो वो उसे एक नए और ख़तरनाक तरीके से कर रहा है। मुझे सच जानना है विक्रम, और अगर ज़रा भी उम्मीद है कि उस बदमाश को कुछ पता है तो मैं उस रास्ते पर जाऊंगा। मैं थोड़ा झिझक गया। सब कुछ गलत लग रहा था, लेकिन यह मेरा फैसला नहीं था कि उसे रोकूं। क्या आपको यकीन है? मैंने पूछा। क्या मैं ऐसा लग रहा हूं जैसे मेरे पास कोई और रास्ता है? उसने चिढ़कर कहा, फिर गहरी सांस ली और नरम आवाज में बोला, माफ करना, बस प्लीज मुझे ये करने दो। मैंने धीरे से सिर हिलाया और उसे एक कप कॉफी दे दी। जैसे ही मैंने कप काउंटर पर रखा, मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी बम का फ्यूज जलाने जा रहा हूं। इंस्पेक्टर रणदीप ने मग उठाया। जो कुछ भी वह करने वाला था, उसके बोझ के बावजूद उसका हाथ कांपा नहीं। वह उसे रेस्टोरेंट के एक कोने में बने बूथ तक ले गया और साथ बैठ गया। वह कॉफ़ी को ऐसे घूर रहा था जैसे वह उससे डर रहा हो। फिर एक गहरी सांस लेकर उसने एक छोटा सा घूंट लिया। रेस्टोरेंट में बिल्कुल सन्नाटा छा गया। हर तरफ एक भारी और उम्मीद भरा सन्नाटा फैल गया। मैं काउंटर के पीछे खड़ा रहा और इंस्पेक्टर रणदीप को देखा, जो अपनी सीट पर बिल्कुल सीधे और सख्त बैठा था। कुछ पल तक कुछ नहीं हुआ। फिर अचानक रेस्टोरेंट की हवा ठंडी होने लगी और उसकी टेबल के सामने एक परछाई सी बनने लगी। विनय कांबली वहां था, बिल्कुल वैसा ही जैसा मैंने उसकी पुरानी तस्वीरों में देखा था। लंबा, पतला और उसकी धंसी हुई आंखें सीधे अंदर तक चीरती हुई लगती थीं, लेकिन उसमें कुछ अजीब था। वह असली तो लग रहा था, पर कुछ गड़बड़ सी थी, जैसे उसकी मौजूदगी ही भारी और डरावनी हो, जैसे कोई तूफान कमरे में आ गया हो। इंस्पेक्टर रणदीप ने कोई डर नहीं दिखाया। वह बोला, विनय कांबली। उसकी आवाज़ एकदम शांत थी। कांबली मुस्कराया, मगर वो मुस्कान किसी भी तरह से अच्छी नहीं थी। वो मुस्कान ऐसी थी जिसे देखकर किसी का भी दिल घबरा जाए और मन वहां से भाग जाने का करे। इंस्पेक्टर रणदीप, कांबली ने कहा। उसकी आवाज़ मीठी लेकिन चिढ़ाने वाली थी। ये तो वाकई एक अनपेक्षित खुशी है। मुझे कुछ जानकारी चाहिए। रणदीप ने सीधा मुद्दा उठाया। कोई है जो तुम्हारे जैसे ही तरीके से लोगों को मार रहा है। मुझे जानना है कि ये कौन हो सकता है। कांबली अपनी बाहें सीने पर मोड़ते हुए पीछे की तरफ टिका। ओह, इससे तो मुझे खुशी हुई, सच में बहुत खुशी। लेकिन मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? क्योंकि अगर तुमने मदद नहीं की तो और लोग मारे जाएंगे, रणदीप ने सख्ती से कहा। और मुझे नहीं लगता कि तुम चाहोगे कोई और तुम्हारी तरह मशहूर हो जाए। कांबली की मुस्कान और चौड़ी हो गई।
इस बारे में तुमसे एक बात साफ कर दूं, मुझे थोड़ी सी टक्कर से कोई दिक्कत नहीं है। ये कोई खेल नहीं है कांबली, बस बता दो तुम्हें जो भी पता है, रणदीप ने सख्त लहजे में कहा। कांबली के चेहरे से मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई और उसमें एक अजीब सी उदासी आ गई। तुम अब भी नहीं समझे है ना? उसने शांत स्वर में कहा। तुम सोचते हो कि मेरे पास जवाब हैं, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं है। जो भी ये कर रहा है वो मेरी नकल नहीं कर रहा, वो मुझसे एक कदम आगे है। और सच कहूं तो मुझे ये सब बहुत अच्छा लग रहा है। रणदीप ने गुस्से में हाथ मेज पर मारा। कांबली, लोग मर रहे हैं, क्या तुम्हें इसकी जरा भी फिक्र नहीं? कांबली की हंसी रेस्टोरेंट में गूंज उठी, ठंडी और बिल्कुल खाली सी। फिक्र? उसने कहा। ओह इंस्पेक्टर, तुमने तो मुझे अब तक जाना ही नहीं। जैसे ही उसने ये कहा, रेस्टोरेंट की हवा एकदम बदल गई। शेल्फ पर रखी प्लेटें खड़कने लगीं, लाइटें झिलमिलाने लगीं, और फिर एक के बाद एक चीनी मिट्टी के बर्तनों के टूटने की आवाज़ पूरे कमरे में गूंज उठी। कांबली वहाँ खड़ा था और अब उसकी मौजूदगी पहले से भी ज़्यादा डरावनी लग रही थी। उसने कहा, सुनो इंस्पेक्टर। उसकी आवाज़ में गुस्सा साफ झलक रहा था। तुम सोचते हो कि तुम इसे संभाल सकते हो। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे बनाए नियमों को मानूंगा। इससे पहले कि हम कुछ कह पाते, उसने तेजी से सिर घुमाया और उसकी गहरी आंखें मेरे पीछे किसी पर टिक गईं। मैंने भी उस तरफ देखा और एकदम सन्न रह गया। वहां मीरा खड़ी थी, वही वेट्रेस जो कभी कभी शाम की शिफ्ट में काम करती है। उसके हाथ में चांदी के बर्तनों की एक ट्रे थी और वह हैरानी से कांबली को घूर रही थी। उसका मुंह थोड़ा खुला था, जैसे वह डर गई हो। मुझे तो पता ही नहीं चला कि वह अंदर कब आई। शायद वह बारिश से बचने के लिए पीछे के दरवाजे से चुपचाप आ गई थी। कांबली के चेहरे पर मुस्कान फैल गई और इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, वह झटपट उसके पास पहुंच गया। उसके हाथ में एक चाकू था, हमारे रसोई का ही, जो न जाने कब और कैसे उसके हाथ में आ गया। उसने वह चाकू मीरा की गर्दन के पास ले जाकर रख दिया। मीरा ने डर के मारे तेज सांस ली और उसके हाथ से ट्रे गिर गई। ट्रे के साथ चम्मच कांटे जमीन पर बिखर गए। एक भी कदम आगे मत बढ़ाना, कांबली बोला। उसकी आवाज खतरनाक रूप से शांत थी। घबराओ मत विक्रम, मैं उसे मारने नहीं जा रहा, अभी नहीं। मैं बस देखना चाहता हूं कि जब मैं तुम्हारे सारे नियम तोड़ता हूं तो क्या होता है। यह क्या बकवास है? इंस्पेक्टर रणदीप चिल्लाया और उसने जल्दी से अपनी पिस्तौल निकाल ली। मैंने कहा, वह तो एक भूत है, उसे किसी को छूना नहीं चाहिए। नहीं छूना चाहिए, लेकिन मैं छू सकता हूं, कांबली ने कहा और चाकू को मीरा की गर्दन के और करीब कर दिया। वह दर्द से कराह उठी और उसके चेहरे पर आंसू बहने लगे। मैंने एकदम से टेबल से वह कॉफ़ी का कप उठाया जहां रणदीप बैठा था और उसे ज़मीन पर फेंक दिया। कप टूटकर कई टुकड़ों में बिखर गया। कांबली ज़रा भी नहीं घबराया। अच्छी कोशिश थी, उसने कहा और उसकी आवाज़ में ताना था। लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा ये छोटा जादू वैसा काम करता है जैसा तुम सोचते हो। विक्रम, रणदीप ने कहा और कांबली पर बंदूक तान दी। अब क्या करें? मेरा दिमाग तेजी से सोचने लगा और घबराहट बढ़ती जा रही थी। मैंने नियमों के बारे में सोचा। जब तक कॉफ़ी ठंडी न हो जाए, यही एक रास्ता था इसे ख़त्म करने का। मैंने नीचे देखा। कप तो टूट चुका था, लेकिन कॉफ़ी का तरल फर्श पर फैल गया था। जब कांबली का ध्यान रणदीप की तरफ था,
मैं जल्दी से काउंटर के पीछे दौड़ा और जो सबसे पहले दिखा वो उठा लिया, एक पानी का घड़ा। बिना ज़्यादा सोचे मैं वापस टेबल की तरफ भागा और ठंडा पानी फर्श पर फैली कॉफ़ी पर डाल दिया। तुरंत असर हुआ। कांबली एकदम सख्त हो गया। उसका सिर मेरी तरफ मुड़ा और उसके हाथ से चाकू गिरकर ज़मीन पर टाइलों से टकरा गया। उसका शरीर अजीब तरह से चमकने लगा, जैसे पुराना टीवी जब सही से नहीं चलता। उसने एक अजीब डरावनी आवाज़ निकाली। अब उसका चेहरा और भी डरावना और अनजाना लग रहा था। और फिर वह गायब हो गया, बस ऐसे ही। रेस्टोरेंट फिर से शांत हो गया, सिवाय मीरा के धीरे धीरे रोने की आवाज़ और खिड़की पर गिरती बारिश की बूंदों के। मीरा लड़खड़ाते हुए उस जगह से दूर चली गई जहां कांबली खड़ा था। वह अपनी बाहों को पकड़े हुए थी, जैसे खुद को संभालने की कोशिश कर रही हो। सब खत्म हो गया, मैंने कहा और कांपते हाथों से खाली घड़ा काउंटर पर रख दिया। अब सब खत्म हो गया। इंस्पेक्टर रणदीप ने अपनी बंदूक नीचे कर ली। उसके चेहरे पर गहरी चिंता दिख रही थी। क्या तुम्हें यकीन था कि यह तरीका काम करेगा? नहीं, मैंने सिर हिलाते हुए कहा और माथे से पसीना पोंछा। मुझे नहीं पता था, लेकिन नियमों में लिखा था, जब तक कॉफ़ी ठंडी न हो जाए। तो मैंने सोचा ठंडा पानी डालने से शायद काम बन जाए। इंस्पेक्टर रणदीप ने धीरे से सिर हिलाया और अपनी बंदूक वापस रख दी। मैंने मीरा की तरफ देखा, जो अब भी काउंटर के पास खड़ी कांप रही थी। मीरा, क्या तुम ठीक हो? उसने हल्के से सिर हिलाया, लेकिन उसका चेहरा बहुत ज़्यादा सफ़ेद पड़ गया था। मीरा ने फिर से सिर हिलाया। उसकी हरकतें अब थोड़ी सख्त लग रही थीं और वह तेज़ी से पीछे के दरवाजे से बाहर चली गई। फिर बारिश में कहीं ओझल हो गई। रणदीप कुछ पल और खड़ा रहा। उसका जबड़ा भिंच गया था और उसकी आंखों में निराशा झलक रही थी। माफ़ करना, उसने आखिरकार कहा। उसकी आवाज़ बहुत धीमी थी। मुझे नहीं लगा था कि हालात इतने बेकाबू हो जाएंगे। ये आपकी गलती नहीं है, मैंने जवाब दिया, हालांकि मेरी आवाज़ में जान नहीं थी। उसने थक कर अपने बालों में हाथ फेरा और सिर हिलाया। मैंने सोचा था कि मैं इसे संभाल लूँगा। मैंने सोचा था, पता नहीं मैंने क्या सोचा था। मैं चुप रहा, कहने को कुछ था ही नहीं। वह दरवाजे की ओर मुड़ा और बोला, यहाँ आने के लिए शुक्रिया विक्रम, तुमने उसकी जान बचाई। हाँ, रणदीप ने कुछ नहीं कहा। उसने बस दरवाज़ा खोला और बारिश में चला गया। मैं वहाँ अकेला रह गया। चारों ओर टूटे हुए कप के टुकड़े, फैला हुआ पानी और हवा में कॉफ़ी की हल्की खुशबू थी। मैंने फिर से पोछा उठाया और साफ करने में लग गया। इंस्पेक्टर रणदीप के साथ जो कुछ हुआ, उसके बाद के दिन जैसे धुंध में बीते। रेस्टोरेंट फिर से अपनी रोज़ की तरह चलने लगा। शांत माहौल, उतना ही काम जिससे रोशनी जलती रहे। जो पुराने ग्राहक थे उन्होंने कुछ अलग नहीं बताया, और जो नए आते उन्हें तो कुछ पता ही नहीं चलता। लेकिन मेरे लिए सब कुछ पहले जैसा नहीं था। विनय कांबली का भूत अब भी मेरे जहन में घूमता रहता था। हर बार जब मैं कॉफ़ी बनाता तो लगता जैसे कोई मेरे कंधे के पीछे खड़ा है और मैं खुद पीछे देखने लगता। मैंने खुद से कहा कि अब सब खत्म हो गया है। मैंने सारे नियम माने हैं और अब इसे पीछे छोड़ दिया है। लेकिन देर रात जब रेस्टोरेंट एकदम खाली होता था और सिर्फ फ्रिज की धीमी आवाज़ या फर्श की हल्की चरमराहट सुनाई देती थी, तब उसका डर फिर से मेरे ऊपर छा जाता था। मैं अब अक्सर चीज़ें भूलने लगा था।
कभी नमक की डिब्बी भरना भूल जाता तो कभी सुबह खुला वाला साइन पलटना भूल जाता। माया समझदार थी। वह धीरे से मुझे ये छोटी छोटी बातें याद दिलाती रहती थी, लेकिन कभी नाराज नहीं हुई। किसी ने मुझे दोष नहीं दिया, लेकिन अब रेस्टोरेंट चलाना पहले से ज्यादा भारी लगने लगा था। फिर एक रात, बल्कि सुबह, कुछ हुआ। घड़ी में 3:18 हुए थे। रेस्टोरेंट खाली था। बारिश खिड़की से टप टप गिर रही थी और उसकी धीमी आवाज रात को और भी शांत और गहरी लग रही थी। मैं खुद को व्यस्त रखने की कोशिश कर रहा था। एक ही काउंटर को तीसरी बार साफ कर रहा था, जबकि वह पहले से ही साफ था। तभी मैंने सोचा कि चलो अपने लिए एक कप कॉफ़ी बना लेता हूँ। मैंने ज़्यादा नहीं सोचा, बस एक मग लिया, उसमें काली कॉफ़ी डाली और काउंटर पर रख दी। मैंने उसे तुरंत नहीं पिया, बस उसे वहीं रखा और नैपकिन और मसालों को ठीक करने में लग गया। कॉफ़ी की खुशबू हवा में फैल गई, गर्म और जानी पहचानी सी। और कई हफ्तों में पहली बार मुझे थोड़ा सुकून महसूस हुआ। तभी मैंने कुछ सुना, विक्कू। मैं एकदम रुक गया। आवाज़ धीमी और नरम थी और मेरे पीछे से आ रही थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा, क्योंकि एक ही शख्स था जो मुझे विक्कू कहता था, मेरे पिताजी। मैं धीरे धीरे मुड़ा। मेरी नज़र सबसे पहले काउंटर पर रखे कॉफ़ी के कप पर पड़ी और फिर मैंने उन्हें देखा। वो एक स्टूल पर बैठे थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो तब बैठते थे जब हम साथ काम किया करते थे। वो बिल्कुल वैसे ही दिख रहे थे जैसे मेरी यादों में थे। चौड़े कंधे, हल्के सफ़ेद बाल और वो प्यारी मुस्कान जो पूरे कमरे को रोशन कर देती थी। उनकी पसंदीदा सफ़ेद ग्रे चेक शर्ट साफ सुथरी थी और उनकी जीन्स में अच्छे से टक की हुई थी। उनके हाथ आराम से काउंटर पर टिके थे, जैसे वो हमेशा से वहीं बैठे हों। अरे बेटे, उन्होंने कहा। उनकी आवाज़ गर्मजोशी से भरी और जानी पहचानी थी। मैं उन्हें बस देखता रह गया। मेरी आंखों में आंसू आ गए। पिताजी, मैंने भर्राई आवाज़ में कहा। हाँ, उन्होंने कहा। उनकी मुस्कान अब और भी नरम हो गई थी। मैं ही हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहूँ। दिमाग में 100 बातें चल रही थीं, लेकिन कोई भी जुबान तक नहीं आ पाई। आखिरकार मैंने धीरे से कहा, मेरा इरादा आपको बुलाने का नहीं था। मुझे पता है, उन्होंने कॉफ़ी की तरफ इशारा करते हुए कहा। लगता है ये वैसे ही हो गया। मैं उनके सामने वाले स्टूल पर बैठ गया। मेरे हाथ थोड़े कांप रहे थे। आप यहाँ कैसे आ सकते हो? मैंने पूछा। वो हल्के से हंसे। मुझे लगता है जैसे बाकी सब आते हैं। तुमने कॉफ़ी बनाई और मुझे लगा अब वक्त आ गया है कि हम बात करें। किस बारे में? मैंने पूछा। हम कुछ देर तक चुपचाप बैठे रहे। बारिश खिड़की पर धीरे धीरे गिर रही थी। फिर वो बोले। उनकी आवाज़ नरम थी, लेकिन साफ थी। तुम अच्छा काम कर रहे हो विक्कू। जितना मैंने सोचा था उससे भी बेहतर। तुम इस जगह को ठीक से चला रहे हो, इसकी देखभाल कर रहे हो जैसे ये ज़रूरी हो। मुझे तुम पर गर्व है। मेरे गले में एक अजीब सी रुकावट सी महसूस हुई और मैंने नीचे अपने हाथों की ओर देखा। मैं आपको निराश नहीं करना चाहता था। तुमने कभी नहीं किया, उन्होंने कहा। एक बार भी नहीं। लेकिन
विक्कू, अब इस जगह को छोड़ने का समय आ गया है। मैंने हैरानी से उनकी ओर देखा। क्या? यह रेस्टोरेंट? उन्होंने कमरे की ओर इशारा करते हुए कहा। यह मेरी जिंदगी का एक अहम हिस्सा था, लेकिन ये सब कुछ नहीं है, खासकर तुम्हारे लिए नहीं। मैंने सिर हिलाया लेकिन कुछ बोल नहीं पाया। शब्द गले में अटक गए। मुझे नहीं पता पिताजी, इसे कैसे छोड़ दूं? जब से आप गए हैं बस यही चीज मेरे पास है। उन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ाया, जैसे मेरा हाथ पकड़ना चाहते हों, लेकिन रुक गए। उनकी उंगलियां काउंटर के ऊपर ही ठहर गईं। मुझे पता है बेटा, उन्होंने कहा, लेकिन यह तुम्हारा सपना नहीं है, कभी नहीं था। तुम यहां इसलिए रुके क्योंकि तुम्हें लगा तुम्हें ऐसा करना चाहिए, क्योंकि तुम एक अच्छे बेटे हो। लेकिन तुम इस जगह को और मुझे बहुत समय से थामे हुए हो। अब समय है जाने देने का। मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैंने जल्दी से उन्हें पोंछ लिया और कहा, मुझे अब समझ नहीं आता कि मैं क्या चाहता हूं। मैंने बहुत समय से इस बारे में सोचा ही नहीं। नहीं, तुम जानते हो, उन्होंने शांत लेकिन भरोसे वाली आवाज में कहा। तुम हमेशा इससे ज्यादा चाहते थे। तुम शहर जाना चाहते थे, अपने सपनों को पूरा करना चाहते थे। तुम अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहते थे, और तुम अब भी ऐसा कर सकते हो। इस जगह को तुम्हें रोकने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर इसका क्या होगा? मैं कहने ही वाला था, लेकिन उन्होंने धीरे से मुझे रोक दिया। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा विक्कू। इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम अब कहां जाओगे या क्या करोगे। तुम्हें मुझे याद रखने के लिए इस रेस्टोरेंट की जरूरत नहीं है। तुमने मुझे पहले ही अपने अंदर पा लिया है, उन्होंने कहा, और अपने दिल के पास सीने पर हाथ रखा। मैंने दूसरी तरफ देखा। मेरी आंखें नम हो रही थीं। मुझे नहीं पता कि अलविदा कैसे कहें। तुम्हें अलविदा कहने की जरूरत नहीं है, उन्होंने धीरे से कहा। तुम मुझसे नहीं, बस इस जगह से विदा ले रहे हो। आगे बढ़ना ठीक है विक्कू, तुमने अपनी जिम्मेदारी निभा ली है। इसके बाद हम थोड़ी देर तक बातें करते रहे, छोटी बड़ी बातें, यादें। जैसे जब उन्होंने मुझे खाना बनाना सिखाया था, या जब हम देर रात तक छत की लीकेज ठीक कर रहे थे। उनकी आवाज़ शांत और स्थिर थी, और सालों बाद पहली बार मुझे ऐसा लगा जैसे मैं खुलकर सांस ले पा रहा हूं। कॉफ़ी अब ठंडी हो रही थी, और मुझे समझ में आ रहा था कि हमारा समय ख़त्म हो रहा है। उन्हें भी ये महसूस हो रहा था। उनकी मुस्कान में एक कड़वा मीठा एहसास था। विक्कू, उन्होंने कहा, और उनकी आवाज़ अब और नरम हो गई थी। मुझसे वादा करो कि तुम मेरी बातों के बारे में सोचोगे। मुझसे वादा करो कि तुम वो कदम उठाओगे। मैंने सिर हिलाया। मेरी आवाज़ में गहरी भावना थी। मैं वादा करता हूँ। अच्छा, उन्होंने कहा, और उनकी मुस्कान फिर से चौड़ी हो गई। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे मेरे बेटे। फिर वह चले गए। उस स्टूल पर अब कोई नहीं था, और केवल कॉफ़ी की हल्की गंध और बाहर बारिश की आवाज़ बाकी रह गई थी। मैं वहाँ काफ़ी देर तक बैठा रहा, अपने सामने रखे मग को देखता रहा। कॉफ़ी अब ठंडी हो चुकी थी, बिना छुए हुई, लेकिन मेरे दिल में गर्मी बनी हुई थी। मेरे पिताजी सही थे। अब जाने का वक्त आ गया था। आगे बढ़ने का वक्त आ गया था। मुझे नहीं पता था कि भविष्य में क्या होगा, लेकिन सालों में पहली बार मुझे लगा कि मैं आगे बढ़ने के लिए तैयार हूं।